और शुरुआत करेंगे एक बेहद बड़ी और अहम खबर के साथ। भूकंप ने तुर्की और सीरिया में तबाही मचा रखी है। सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप की वजह से अब तक दोनों देशों में 7,700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और बीतते वक्त के साथ मलबे में दबे लोगों के बचने की उम्मीद और कम होती जा रही है। तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है और मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिशें भी जारी हैं। बचाव दल को भी राहत कार्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुर्की ने भूकंप प्रभावित इलाकों में 3 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है, जबकि राहत कार्य के लिए $5 अरब आवंटित किए गए हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों की जरूरतों के मुताबिक भारत समेत दुनिया के 70 से ज्यादा देश मानवीय सहायता मुहैया करा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा दल आवश्यक सामान, सहायता और चिकित्सा उपकरण लेकर तुर्की पहुंच गया है। राहत बचाव लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। भूकंप प्रभावित सीरिया को भी मदद पहुंचाई जा रही है। 6 टन राहत सामग्री सीरिया भेजी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। आज भी बजट पर आम चर्चा। सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने लोकसभा में नोटिस दिया है। निशिकांत दुबे के अनुसार राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में किसी प्रमाण के बगैर पीएम मोदी पर आरोप लगाए हैं। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी पर कार्रवाई करने का आह्वान भी किया है। रुख जम्मू कश्मीर की खबरों का। कठुआ में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से लोग पहले से ही दहशत में हैं। वहीं अब चोरों ने गांव में भी दस्तक दे दी है। पुलिस स्टेशन कठुआ के अंतर्गत गांव उत्तरी में चोरों ने दिन दहाड़े एक गरीब परिवार के घर में सेंध लगाकर जेवर और नकदी उड़ा ली। पीड़ित महिला सुनीता देवी ने बताया कि एक एक पैसा जोड़कर उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए गहने तैयार किए थे। मेरा नाम सुनीता है, सुतरी रोने आ। मैं सवेरा घरों गई 11 बजे। हाँ तो वापस पुज्जी मैं कोई 3:45 घर। जिसले घर आई मैं अंदर दिखिया है, अंदर मतलब कि खलार पेदा पर्दा चुकिया है। उन्हें मतलब कि गाड अलमारी भी तोड़ी दी है। टैची मैं पेटी भी पाई दी है। कुछ समान उन्हें गाड अलमारी चो कड्ढे दा है। बाकी उन्हें मतलब कि टैची कड्ढी है, खलारी समान बिचों कड्ढी लेदा है। कड्ढिए लेइए ना मैं बेटी वास्ते मतलब कि मेरे को सारे सोर्स तो कोई है नहीं है भी। मैं मतलब बड़े औखे सारे बेटी वास्ते समान जोड़ा थे वो कड्ढिए और लेइए ना। सर इनके घर में चोरी हुई है। सर काफ़ी पुअर फैमिली से हैं ये। इन्होंने आप काफ़ी पैसे जोड़ छोटे छोटे पैसे जोड़ के ये काम किया था। गहने वगैरह जो भी बनवाए थे वो इनके चोरी हो गए। काफ़ी दुखी हो गए अभी ये। पुलिस से आए थे, 2 बंदे आए थे और जब इन्होंने कहा सर आगे क्या कि इन्होंने उनकी राय लेनी थी। उन्होंने आगे इनसे कहा है कि हमें प्रूफ दो। ये क्या प्रूफ दे सकते हैं? ये तो घर पे भी नहीं थे, क्या प्रूफ दे सकते हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने कहा कि बजट में जहां आम आदमी के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं, वहीं मजदूरों और किसानों को भी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बजट पर चर्चा शीर्षक से बीजेपी जिला कुलगाम द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष के अलावा वरिष्ठ नेता वीर सर्राफ ने भी भाग लिया। इस दौरान लोगों को बजट की जानकारी दी गई। पहले खाली नरेगा के थ्रू ही पैसा जाता था। अभी इस टाइम तो बहुत सी स्कीमों के थ्रू इसी काम के लिए पैसा जाता है। ऑटोमेटिकली हमको जो वो बाकी स्कीम्स भी है उनको भी फंडिंग के लिए तो कहीं ना कहीं से करना है क्योंकि जैसे नरेगा में बहुत डिलीवरेंस इश्यूज आ गए और कैपेक्स फंड क्रिएट किया गया। वो सब इश्यूज तो कहीं ना कहीं से तो फाइनेंसेस लाने ही हैं। और जो काम जैसे पहले नरेगा देते थे, अभी तो अब पंचायतों को एम्पावर किया गया है कि वो फाइनेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करे इन डेवलपमेंटल वर्क्स और ये
फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है पंचायतें। खबर अखनूर से, जहां के स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से क्रिकेट प्लेयर राहुल शर्मा को सम्मानित किया गया। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने राहुल शर्मा के चुने जाने पर ब्लॉक अखनूर, खोड और अन्य क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अखनूर के चेयरमैन संजय सराफ, स्पोर्ट्स क्लब के प्रधान जज DK कपूर द्वारा राहुल शर्मा को हार पहनाकर सम्मानित किया गया। स्टेप मैं देना चाहूँगा अपने माता पिता को, सर जी को, जिन्होंने ये मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं आगे बढ़ सकूँ। और अपने जो मतलब मेरे JNK के प्लेयर हैं अजीत भैया, वो भी लोकल टूर्नामेंट्स करवाते रहते हैं, तो हमें अपना टैलेंट शो करने का मौका मिल जाता है। तो जी बिल्कुल, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस प्रॉपर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। राहुल शर्मा के माता पिता को मुबारकबाद करूंगा कि यो एक बड़ी ज़्यादा अमीर फैमिली नहीं है, मिडिल फैमिली भी शायद नहीं है। इसके पिताजी एक दर्जी का काम करते हैं, बावजूद उसके उन्होंने अपने बच्चे को इस हद तक पहुंचाया, पढ़ाया। ये ग्रेजुएट हैं और क्रिकेट में अपना बहुत नाम कमाया, जहां तक कि ये इंडिया की दिव्यांग टीम में सिलेक्ट हुए हैं। रियासी में क्रिकेट का नशा खिलाड़ियों के सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों को आए दिन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए मौका मिलता रहता है। अब रियासी में DPL सीजन 2 की शुरुआत स्पोर्ट्स स्टेडियम रियासी में हुई। DPL सीजन काफी चर्चाओं में रहता है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी की IPL की तरह यहां बोली लगती है और अपनी प्रदर्शनी दिखाने में कोई भी खिलाड़ी कसर नहीं छोड़ता है। इसकी शुरुआत SSC रियासी अमित गुप्ता ने की है। इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अमित शर्मा जी, हार्दिक स्वागत है इनका भी। देखिए, ये हिंदुस्तान क्रिकेट क्लब जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, पहले मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और उन्होंने पहले भी बहुत अच्छे टूर्नामेंट करवाए यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट होते रहें 2 महीने 3 महीने के बाद, ताकि जो छोटे बच्चे, जो बिगनर बच्चे हैं, जो मतलब कि टूर्नामेंट नहीं खेल पाते, उनको ये मौका मिल जाता है। तो कोशिश यही रहेगी हमारी तरफ से कि जो भी आपको कोई फैसिलिटी चाहिए, जितनी हमारे पास होगी हम प्रोवाइड करेंगे। स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। बाकी ये टूर्नामेंट का एक वो खाली पैसों की गेम नहीं होती कि पैसे के लिए बच्चों को एक शौक़ पड़ता है। फिजिकली फिट, मेंटली फिटनेस, सब तरीके से बच्चा ठीक रहता है। जैसे बाहर घूमते रहते हैं, वो तो ग्राउंड में आएंगे तो अच्छी बात है। मेरी तरफ से यही सजेशन है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, अगर फील्ड में आते हो तो थोड़ा सा डिसिप्लिन रखें। खेल में जब खेलते हो, इधर कोई कागज़ फेंकता है, कोई कुछ फेंकता है, कोई अलग अलग जगह ईंटें पत्थर लगाते हैं, मेरे को वो बताओ, मैं उनको विकेट्स दूंगा, प्रोवाइड करूंगा कि विकेट्स लगा के एक डिसिप्लिन के तरीके से खेलें। और टूर्नामेंट जो ये करवा रहे हैं, मैं उनको फिर दोबारा मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा हिंदुस्तान क्रिकेट जो क्लब है उनको, क्योंकि वही उनके मेंबर्स जो हैं वो ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं और सेकंड सीज़न है ये इस टूर्नामेंट का, DPL का। तो एक अच्छे पैटर्न पे करवा रहे हैं। और पहले जो टूर्नामेंट्स बाकी वाली होती हैं वो नॉकआउट टूर्नामेंट्स होती हैं। ये जो है ये लीग मैचेस होंगे, इसमें 3-3, 4-4 मैच हर टीम को खेलने को मिलेंगे। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और खिलाड़ियों को खेलने के लिए मतलब पैसे भी मिलेंगे। नहीं तो हर टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को अपनी जेब से पैसे देने पड़ते थे। यहाँ पे स्पॉन्सर्स ने जो है वो टीम्स परचेज़ की हुई हैं और वो अपने लेवल पे जो जिस रेट पे खिलाड़ियों को लिया हुआ है, खिलाड़ियों को खेलने का मौका भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसमें सिर्फ हमारे ज़िला के ही खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है कि उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। नहीं तो बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स होती हैं, यहाँ पे एक मैच खेलते हैं और पहले मैच में ही बाहर हो जाती हैं टीम्स। तो यहाँ पे 3-3, 4-4 मैच भी खेलेंगे और लोकल टैलेंट को मौका मिलेगा, ये अच्छी बात है। इसके लिए मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी तरफ से बेस्ट विशेस देता हूँ। हमने स्टार्ट किया था 2021 में, ये सेकंड सीज़न है DPL का। तो इसमें जो है पिछली बार 8 टीमें थी, इस बार 12 टीमें हैं और ये फ्रेंचाइजी बेस्ड है टीमें, 12 टीमें। और यहाँ पे लोकल टैलेंट को स्पॉन्सर्स द्वारा लिया गया है और इनको खेलने के लिए जो प्लेयर वैल्यू है उनको पैसे मिलेंगे और साथ में खेलने का मौका मिलेगा। 3-3 लीग मैच होंगे इनके और उससे क्या होगा कि एक प्रतिभा पता चलेगी एक प्लेयर की। नहीं तो पहले एक मैच होता था तो नॉकआउट में पता नहीं चलता है। और हम चाहते हैं कि लोकल यूथ जितना फोकस्ड रहे खेल के प्रति, पढ़ाई के प्रति, ओवरऑल जो हेल्थ है वो फिजिकल और मेंटल दोनों है और दोनों इसीलिए हम एक
छोटे बच्चों को प्रोत्साहन मिले और रियासी के जो लोकल यूथ है वो और आगे बढ़े। जैसे उमरान मलिक वहाँ से गए हैं जम्मू से, मैं चाहता हूँ हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट से भी कोई बैट्समैन या एक कोई बॉलर अच्छा निकले यहाँ पे और वो हमें इंटरनेशनल लेवल पे हमें दिखाई दे। It is likely to rule above the 4% target. The outlook is clouded by continuing uncertainties from geopolitical tensions, global financial market volatility, rising non-oil commodity prices, and volatile crude oil prices. At the same time, economic activity in India is expected to hold up well. The rate hikes since May 2022 are still working their way through the system. On balance, the MPC was of the view that further calibrated monetary policy action is warranted to keep inflation expectations anchored, break the persistence of core inflation, and thereby strengthen the medium-term growth prospects. Accordingly, the MPC decided to raise policy repo rate by 25 basis points to 6.5%. The MPC will continue to maintain strong vigil on the evolving inflation outlook so as to ensure that it remains within the tolerance band and progressively aligns with the target. Inflation is expected to average 5.6% in the fourth quarter of 23-24, while the policy repo is after today's revision now stands at 6.5%. Adjusted for inflation, the policy rate still trails its pre-pandemic levels. Liquidity remains in surplus with an average daily absorption of 1.6 lakh crore under the LAF in January 23. The overall monetary conditions therefore remain accommodative, and hence the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation. I would now like to provide our assessment of growth and inflation. First, I would like to take up growth. Available data for Q3 and Q4 of the current financial year, that is 22-23, indicate that economic activity in India remains resilient. Urban consumption demand has been firming up, driven by sustained recovery in discretionary spending, especially on services such as travel, tourism, and hospitality. Passenger vehicle sales and domestic air passenger traffic posted robust year-on-year growth. Domestic air passenger traffic crossed pre-pandemic levels for the first time in December 2022. Rural demand continues to show signs of improvement as tractor sales and two-wheeler sales expanded in December. Several high-frequency indicators also point towards strengthening of activity. I have listed out some of the high-frequency indicators which show improvement and strengthening of activity in the footnote of my statement. As you know, the statement will be uploaded in the RBI website. So if you are interested, you may like to have a look at it. Investment activity continues to gain traction. Non-food bank credit expanded by 16.7% as on January 27, 2023. The total flow of resources to the commercial sector has increased by rupees 20.8 lakh crore during 22-23 so far, as against 12.5 lakh crore rupees a year ago. Indicators of fixed investment, that is cement output, steel consumption, and production and import of capital goods registered robust growth in November and December. In several sectors such as cement, steel, mining and chemicals, there are signs that additional capacity is being created in the private sector. According to the RBI survey, seasonally adjusted capacity utilization increased to 74.5% in Q2 22-23. The drag from the net external demand, on the other hand, continued as merchandise exports contracted in Q3 22-23. On the supply side, agricultural activity remains strong with good rabi sowing, higher reservoir levels, good soil moisture, favorable winter temperature,
and comfortable availability of fertilizers. PMI manufacturing and PMI services remained in expansion at 55.4 and 57.2 respectively in January 23. Turning to the outlook, the expected higher Rabi output has improved the prospects of agriculture and rural demand. The sustained rebound in contact intensive sectors should support urban consumption. Broad-based credit growth, improved capacity utilization, government's thrust on capital expenditure and infrastructure in the union budget recently presented should bolster investment activity. Let me repeat, broad-based credit growth, improving capacity utilization, government's thrust on capital spending and infrastructure should bolster investment activity. According to our surveys, manufacturing, services and infrastructure sector firms are optimistic about the business outlook. On the other hand, protracted geopolitical tensions, tightening global financial conditions and slowing external demand may continue as downside risks to domestic output. Taking all these factors into consideration, the real GDP growth for 2023-24 is projected at 6.4%. I repeat, the real GDP growth for 2023-24, that's for the next financial year, is projected at 6.4%, with Q1 at 7.8%, Q2 at 6.2%, Q3 at 6%, and Q4 at 5.8%. The risks are evenly balanced. तो आप आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सुन रहे थे, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक के बाद ये तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रियासी में क्रिकेट का नशा किस तरह खिलाड़ियों के सर चढ़कर बोल रहा है और यहां पर उन्हें मौका भी भरपूर दिया जा रहा है। डीपीएल टूर्नामेंट सीजन 2 की शुरुआत फिर से हो चुकी है और इसी पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी करणदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करणदीप, ये डीपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होता है रियासी के उन खिलाड़ियों के लिए जो क्रिकेट में खास तौर पर रुचि रखते हैं। किस तरीके से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या इसका पूरा स्केड्यूल रहेगा, क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं? करणदीप। बिल्कुल जैस्मीन, ये डीपीएल सीजन 2 की शुरुआत जो है वो कर दी गई है, जिसमें एसएसपी रियासी मुख्य तौर पर जो है वो इसमें उपस्थित रहे थे और उनकी क़यादत में ही इसकी शुरुआत की गई थी। डीपीएल सीजन 2 में जो है एक खास तौर पर उन खिलाड़ियों को मौका मिलता है जो खिलाड़ी लगातार ग्राउंड में खेलने के लिए जो है वो कोशिश करते रहते हैं और इस बार खिलाड़ियों को आईपीएल की तरह जो है वो खरीदा गया है। पर प्लेयर्स की जो है वो बोली लगी थी, ऑक्शन हुए थे और जो टीम के ओनर्स हैं वो अब खिलाड़ियों को पैसे देंगे और वो खिलाड़ी अपने प्रदर्शनी जो है वो ग्राउंड में दिखाएंगे। इससे कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों को मिल रहा है और उनकी जो प्रतिभा है वो दिखेगी उस ग्राउंड में और कहीं ना कहीं आगे के लिए भी एक मौका मिल सकता है। इसी को लेकर के काफी ये जो ये डीपीएल डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग जो है ये काफी चर्चाओं में है। तो पूरा आईपीएल की तरह जो है वो पूरा लुत्फ ले रहे हैं, दर्शक भी ले रहे हैं और जो क्रिकेट के शौकीन लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के काफी जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। जैसिन। बिल्कुल करणदीप, और क्योंकि आईपीएल का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, उसी की तर्ज पर ये डीपीएल की ऑर्गेनाइजेशन इस बार की गई है। आईपीएल की तर्ज पर ही डीपीएल में भी खिलाड़ियों को खरीदा गया, उनकी बोली लगी है और क्योंकि ये पहला मौका रहा जब जम्मू कश्मीर से भी 2 युवा खिलाड़ी आईपीएल में इस बार शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं वो भी एक मोटिवेशनल फैक्टर रहा होगा इन तमाम खिलाड़ियों के लिए। और अगर आपकी बात इन खिलाड़ियों से हो पाई है तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म, कितना बड़ा मंच मानते हैं वो इस डीपीएल को? बिल्कुल, ये आईपीएल सीजन की तरह ही जो है वो डीपीएल को एक रूप दिया गया है और उसी की तर्ज पर यहाँ पर ये मैचेस किए जा रहे हैं। कुल 12 टीमें जो है वो हिस्सा लिए हैं और 12 टीम के लीग मैचेस होंगे। अमूमन देखा जाता था कि पहले नॉकआउट मैचेस हुआ करते थे। पहला मैच में अगर जो टीम हार जाती है तो कहीं ना कहीं उसे दूसरी बार मौका नहीं मिलता था टूर्नामेंट में खेलने का, लेकिन ये लीग मैचेस हैं। 3 मैचेस जो है वो जरूर एक टीम को खेलने के लिए दिए जाएंगे और जो खिलाड़ी हैं वो 1 by 1 जो है वो अपनी प्रदर्शनी जरूर दिखाएंगे और ये खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि वो पूरा आईपीएल की तरह जो है वो अपने आप को ऑप्शनल हुआ जो है वो मान रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इस बार जो है वो डीपीएल डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग में उनको मौका मिला है, अगली बार जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग में भी उन्हें हिस्सा मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर
जितने भी ये प्लेयर्स हैं जिनकी ज्यादा रूटीन जो है वो क्रिकेट के प्रति दिखाई देती है, उन्हीं को जो है वो ऑक्शन में खरीदा गया है। और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और खासतौर पर जैस्मीन, इन रियासी जिले के ही बच्चों को जो है वो खेलने का मौका दिया। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को नहीं खेलने का जो है वो इसमें मौका मिला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रियासी जिले के बच्चों को मिला है, जहाँ काफी दूर दराजी इलाके से भी बच्चे जो है बिलोंग करते हैं, जो इस समय जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान में आकर के अपनी जो खेल है वो खेल रहे हैं। जैसे बिल्कुल करणदीप, तो काफी उत्साहित हैं ये तमाम खिलाड़ी, और नजर आप भी बना के रखिए, जुड़ते रहेंगे समय समय पर जानकारियां आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करणदीप। आगे बढ़ेंगे। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में 10 फरवरी से शुरू हो रहे खेलो इंडिया में भाग लेने के लिए कई खिलाड़ी गुलमर्ग में अभ्यास कर रहे हैं। खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। जम्मू कश्मीर के एथलीट भी दिन भर गुलमर्ग में अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। पर्यटन विभाग, गुलमर्ग विकास प्राधिकरण सहित अन्य विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सयाहती मकाम गुलमर्ग में। जैसा कि आप सभी बखूबी वाकिफ हैं कि गुलमर्ग में 10 फरवरी से खेलो इंडिया का 3rd एडिशन जो है वो यहाँ स्टार्ट होगा, इन्हीं स्लोप्स पे, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे मुख्तलिफ जो बच्चे हैं वो तैयारियों में मसरूफ हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो ये स्लोप्स हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे गुलमर्ग के इस भवन में मुख्तलिफ स्लोप्स हैं जहाँ पे खेलो इंडिया की जो मैचेस है और मुकाबले होंगे इन्हीं स्लोप्स पे। और यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सारे जो डिपार्टमेंट्स है वो यहाँ पे इन तैयारियों में मसरूफ है। और बच्चे जो है, खासकर जो मुख्तलिफ बच्चे हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस सिलसिले में यहाँ इन स्लोप्स पे ये सारी चीजें हो रही हैं। हमारे साथ पहले इनसे बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म जो गुलमर्ग है, डॉक्टर जावेद रहमान साहब, इनसे हम बात करेंगे। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले ये बताएं कि इनकी तैयारी रहती है, यहाँ स्की शॉप भी है, उसमें भी आप अवेलेबल रखते हैं स्कीज, और बाकी जो बीट मशीन्स है उनसे यहाँ पे स्लोप्स तैयार किए जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए मुनीर साहब, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के लिए ये बिलउमूम और फिर गुलमर्ग के लिए बिलखुसूस ये खुशाइन बात समझता हूँ, खुशकिस्मती की बात समझता हूँ कि हमें जो 3rd जो एडिशन ऑफ खेलो इंडिया जो नेशनल विंटर गेम्स है वो होस्ट करने का एक बार फिर से मौका मिला। आज जो हमारे एथलीट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बड़ा इंथुजियास्टिक हैं, पुरजोश हैं। और अभी आप खुद देख रहे थे जो हमारे बच्चे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो स्लोप्स पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैं आपको अपने डिपार्टमेंट के बारे में ये बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद J&K स्पोर्ट्स काउंसिल या फिर यूथ सर्विस सपोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, तो हमारा इनके साथ बहुत पहले से इश्तराक रहा है। हम कोलैबोरेट करते हैं इनके साथ। इनको जहाँ भी हमारी असिस्टेंस यहाँ चाहिए होती है, चाहे वो ग्रूमिंग ऑफ स्लोप्स, मेंटेनेंस ऑफ स्लोप्स एंड देन जो इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है तो वो हम इनके लिए हमेशा अवेलेबल। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जो स्लोप्स है उनको तैयार किया जाता है, जो बीट मशीन्स होते हैं और उनके जरिए से स्लोप्स बनाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं मशीन है और किस तरह ये जो स्की के लिए जो स्लोप है वो तैयार किए जाते हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक और है जो इंटरनेशनल लेवल के जो स्कीयर है वो भी यहाँ पे अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और बाकी बच्चों को सिखा भी रहे हैं। वसीम साहब बताइए किस तरह की प्रैक्टिस हो रही है खेलो इंडिया के लिए? तो बिल्कुल मुनीर साहब, जो प्रैक्टिस रही है वो आजकल जो स्टूडेंट्स है वो अपना बेस्ट दे रहे हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस एंड होपफुली इनका भी रिजल्ट अच्छा रहेगा। जो अपकमिंग इवेंट है एक अच्छा इनिशिएटिव है खेलो इंडिया का, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों का को खेलो। आप भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो मुख्तलिफ जो स्टेट से अच्छा नानू गए। पेट सफा आयुर्वेदिक